मेरे प्यारे छात्रों, आप तमाम बच्चों को मेरा शुभ प्यार। आज हम जैव प्रक्रम के दूसरे पाठ को बताने वाले हैं। कल जैव प्रक्रम का एक पाठ बताया था जो आप सबों को अच्छा लगा होगा, शायद इस तरह से समझाए कि याद ही हो गया होगा। तो आइए उसी तरह अगले स्टेप को बताने जा रहे हैं। एक जबरदस्त ही बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर। प्यारे बच्चों, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण के बारे में कल बताए थे। आज डिफरेंस है, अंतर है। स्वपोषी पोषण यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है, जबकि विषम पोषी पोषण हरे पेड़ पौधों को छोड़कर अन्य सभी जीवों में होता है। पहला था। दूसरा, स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य प्रकाश CO2 और H2O की आवश्यकता होती है, जबकि विषम पोषी पोषण के लिए सूर्य प्रकाश और CO2 की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन विषम पोषी पोषण में भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। चौथा, स्वपोषी पोषण केवल दिन में ही होता है, जबकि विषम पोषी पोषण दिन और रात कभी भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, एक बार मैं इसे रिपीट कर दूं पुनः। स्वपोषी पोषण कल बताया था। स्व मन खुद, पोषी मन पोषित होना, जो खुद ही पोषित होती है स्वपोषी जीव कहलाती है, और पोषण करने की ऐसी विधि को स्वपोषण कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्वपोषी यह केवल हरे पेड़ पौधों में होता है, जबकि विषम पोषी पोषण हरे पेड़ पौधों को छोड़कर अन्य सभी जीवों में होता है। दूसरा, स्वपोषी पोषण के लिए CO2, सूर्य प्रकाश और H2O की अनिवार्यता है। विषम पोषी पोषण में CO2 और सूर्य प्रकाश की कोई भूमिका नहीं है। चौथा, तीसरा, इसमें भोजन के पाचन की आवश्यकता नहीं है और नहीं होती है, जबकि हम विषम पोषी जीवों में भोजन के पाचन की आवश्यकता होती है। चौथा, ये केवल दिन में ही होता है। कौन? स्वपोषी पोषण, जबकि विषम पोषी पोषण के लिए दिन और रात कोई बॉन्डिंग नहीं है, कभी भी हो सकता है। तो प्यारे बच्चों, आशा करते हैं इस डिफरेंस को अच्छी तरह से समझ लीजिए। ये बिहार बोर्ड का एक जबरदस्त क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है। स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में अंतर। तो आइए चलते हैं अगले स्टेप पर। अगला स्टेप है प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हो? प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण को अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल स्वपोषी जीव ही करते हैं, अर्थात हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ध्यान से सुनेंगे, मैं इसे परिभाषित कर रहा हूं। सूर्य प्रकाश के उपस्थिति में हरे पेड़ पौधों द्वारा सूर्य से ताप, वायुमंडल से CO2 एवं जमीन से खनिज लवण लेकर कार्बोहाइड्रेट बनाने की क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जैसा कि लिखा गया है, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में हरि पादप द्वारा सूर्य से ताप, जल द्वारा खनिज लवण, वायुमंडल से CO2 लेकर कार्बोहाइड्रेट बनाती है। तो कार्बोहाइड्रेट बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इसे हम समीकरण द्वारा देख रहे हैं। प्यारे बच्चों, CO2 चाहिए, H2O चाहिए, दोनों अनिवार्य है। तीसरा, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति हो,
मीन्स प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड पर्णहरित, जिसे इंग्लिश में क्लोरोफिल कहा जाता है, हरित लवक, पर्णहरित, हरित लवक, इन चारों की उपस्थिति होगी तब पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगी और बनाएगी कौन चीज? ग्लूकोज। ये कार्बोहाइड्रेट है। उपोत्पाद के रूप में क्या बनाएगी? ऑक्सीजन, और हल्का सा जल भी निष्कासित करेगी। ये है प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हो प्यारे बच्चों? क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जाता है, प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हो? इसे समीकरण द्वारा प्रदर्शित करें। तो समीकरण, इसमें आवश्यकता है CO2 H2O, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति, और क्लोरोफिल, तब जाके कार्बोहाइड्रेट बनाएगी ग्लूकोज C6H12O6। ग्लूकोज बनाने के फलस्वरूप साथ में बनाती है ऑक्सीजन, जिसका उपयोग हम जीव करते हैं। कुछ निचले कक्षे में प्रकाश संश्लेषण हमारे पर्यावरण को सुदृढ़ करती है, ऐसा क्वेश्चन है, कैसे? तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा O2 मुक्त होती है, जिसे हम जीव ग्रहण करते हैं, और हम जीव CO2 मुक्त करते हैं, छोड़ते हैं, जिसे पेड़ पौधा ग्रहण करता है। तो हम जीव और पेड़ पौधों में अटूट एवं अलौकिक रिश्ता है। ये रिश्ता जिस दिन खत्म होगी, इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। वैसे इस रिश्तों में कुछ खटास आई है, कुछ कमी आई है वृक्षारोपण के अभाव में। इसीलिए आज इस धरती पर समय वर्षा नहीं हो रही है, भूमंडलीय ताप वृद्धि हो रहा है। इसका कुछ साइड इफेक्ट हम जीवों पर पड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुदृढ़ होगी, इसके लिए हम आप वृक्षारोपण पर जोर देंगे, तब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सुदृढ़ होगी, ऑक्सीजन ज्यादा बना पाएगी और हम जीव ऑक्सीजन ले पाएंगे। आशा करते हैं प्रकाश संश्लेषण से क्या समझते हो, समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया। इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। ये क्वेश्चन अब की बार भी पूछा गया है। ये क्वेश्चन बोर्ड मॉडल है। अभी जैसे हमने बताया, स्वपोषी पोषण और परपोषी पोषण में अंतर, और दूसरा ये है प्रकाश संश्लेषण। तो प्यारे बच्चों, अब हम अगले स्टेप पर पहुंचते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसी से ऑब्जेक्टिव बना है, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप उपोत्पाद का नाम लिखे। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप कौन सा उपोत्पाद बना, तो वो क्या होगी? ऑक्सीजन। गांठ बांध लीजिए ऑब्जेक्टिव का। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बनती है। दूसरा है, प्रकाश संश्लेषी अंग का नाम बतावे। हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्तियां। तीसरा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषी अंगक का नाम बतावे। यह है क्लोरोप्लास्ट। क्या है? अंगक और अंग में डिफरेंस है। प्रकाश संश्लेषी अंग पत्तियां हैं और प्रकाश संश्लेषी अंगक क्लोरोप्लास्ट है। ये प्रकाश संश्लेषण पर 3 ऑब्जेक्टिव है और उसमें ग्लूकोज का सूत्र हम बताया, C6H12O6। ये ग्लूकोज का अनुसूत्र है। केमिस्ट्री में भी पूछा जाता है, बायो से रिलेशन है इसका, तो ऐसा सूत्र भी आपको ऐसे याद हो गया होगा। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6। प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन पर चलें। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्ची सामग्री पादप कहां से प्राप्त करता है? ध्यान देना है, सोर्स है ये। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब हरे पेड़ पौधे करते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किन किन पदार्थों की भूमिका होती है
और पेड़ पौधे वो प्राप्त कहां से करते हैं? तो ध्यान देना है, उत्तर में लिखना है प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक सामग्री पौधा अलग अलग स्रोतों से प्राप्त करता है जो निम्न है, जिनमें पहला स्रोत है हरित लवक, जो किससे? पत्ती से। दूसरा CO2 वायुमंडल से, जल मृदा से। इसके साथ ही साथ जरूरत होती है सनलाइट की। किसकी जरूरत होगी? ये मुख्य सोर्स है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपादित होने के लिए। पेड़ पौधा हरित लवक पत्ती में, CO2 वायुमंडल से, जल मृदा से प्राप्त कर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करती है और उसके फलस्वरूप कार्बोहाइड्रेट बनाती है, जिसे पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। प्यारे बच्चों, एक क्वेश्चन इस पर है, पेड़ पौधे भोजन के रूप में क्या ग्रहण करता है? तो पेड़ पौधे भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज ग्रहण करता है, लेकिन ग्लूकोज अपने लोग पाउडर वाला खाते हैं, पेड़ पौधा पाउडर युक्त ग्लूकोज नहीं खाता है। तो याद रखना है जलीय घोल। कौन सा घोल? जलीय घोल भोजन स्वरूप पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं। तो इस क्वेश्चन को समझ लिए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है अमीबा में पोषण का वर्णन करें। प्यारे बच्चों, अमीबा के बारे में समझें। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। अमीबा की आकृति बेडोल होती है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है। अमीबा में केंद्रक होती है। अमीबा में केंद्रक होती है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, लेकिन ये भोजन भी ग्रहण करती है। प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनना है। अमीबा के इर्द गिर्द अगर अमीबा का भोजन है तो अमीबा के शरीर से दो टांग निकलती है, जिसे कूटपाद कहते हैं। क्या कहते हैं? कूटपाद। भोजन को घेरेगा, अंदर करेगा और टंगड़ी गायब हो जाएगा। फिर वो भोजन रसधानी में पहुंचेगी, जहां पाचक एंजाइम उसे पचाएगा। पचाने के बाद जो एनर्जी बनेगी वो अमीबा के शरीर में, और उसका जो अपशिष्ट बचेगा उसी खाद्यान्नी में घुलते मिलते दौड़ते रहता है। जब उस अमीबा का वो कचरा कुछ ज्यादा होगा, अपशिष्ट पदार्थ ज्यादा होगी, तो अमीबा के दीवार से चिपकेगी और अमीबा फटेगी, कचरा बाहर होगी। पुनः अमीबा फटे हुए भाग जो अमीबा का है वो चिपक जाएगा। चिपकाने के लिए फेविकॉल की आवश्यकता नहीं है, ये नेचुरल थिंग है, फटा और जुटा। तो अब उस क्वेश्चन को ध्यान से सुने। अमीबा में पोषण विधि का वर्णन करें, यानी अमीबा अपना पोषण कैसे करता है। जैसा कि हमने बताया, इसी को स्टेप बाय लिखा हुआ है। रोमन 1 में लिखा है अमीबा कूटपाद की मदद से भोजन को खाद्यान्नी में पहुंचाती है और खुद क्या होती है, हमने बताया अभी। अमीबा कूटपाद की मदद से भोजन को अंदर करेगी, खाद्यान्नी में देगी, और वो जो टांग निकला है जिसको कूटपाद कहते हैं वो गायब हो जाता है। फिर दूसरे स्टेप में खाद्यान्नी के कोशिका द्रव में पाचक एंजाइम होती है, जो भोजन को क्या करती है, भोजन को पचाने के बाद कुछ ना कुछ अपशिष्ट बचेगा, वो तथा बचे हुए भोजन के कण कोशिका द्रव में आ जाती है। फिर तीसरा स्टेप, अंत में अपशिष्ट पदार्थ अमीबा के सतह को फाड़ कर बाहर आती है तथा सतह पुनः जुट जाती है, यानी फटी हुई भाग जुटेगी और उत्सर्जन की क्रिया होगी। इस तरह से अमीबा में पोषण होती है। इसे हम चित्र के द्वारा दिखा रहे हैं। देख रहे हो, पहले भोजन यहाँ सामने कण था, कूटपाद निकला, भोजन को अंदर लिया, खाद्यान्नी में गया, फिर खाद्यान्नी उसे पचाया और उसमें नाचा, अपशिष्ट पदार्थ
कोशिका के दीवार से चिपका और उसको फाड़ कर क्या हो गया, बाहर हो गया। इस तरह से ये विधि है अमीबा में पोषण की। जबरदस्त क्वेश्चन है, अमीबा में पोषण की विधि का वर्णन करें। हमने इसका आंसर 3 स्टेप में तैयार किया है। तीनों स्टेप से स्पष्ट हो जाता है कि अमीबा में पोषण कैसे कैसे होती है। उसी तरह हम जीवों में भी पोषण होता, तो हम मानव में पोषण की चरण कुछ अलग अलग विधि से है। और ये कोशिकीय जीव था अमीबा, ये कोशिकीय जीव अमीबा। अब चले मनुष्य का आहार नाल। प्यारे बच्चों, अमीबा तक कहानी खत्म। अब चले हम मनुष्य जो भोजन करते हैं ये कैसे कैसे पचता है, कहां से कैसे किया जाता है, कौन सी घटनाएं घटती है, फिर भोजन पचने के बाद मलद्वार से बाहर आती है, ये क्रिया कैसे संपन्न होती है। तो पहले हम समझें मनुष्य का आहार नाल। मनुष्य का आहार नाल, मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब 8 से 10। अब मनुष्य की लंबाई तो 8 से 10 मीटर है नहीं, लेकिन मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 मीटर। याद रखोगे, सबको याद हो गया होगा। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई 8 से 10। अब इस शरीर 10 मीटर नहीं होता, 1.5 से 1.25 मीटर होता है, लेकिन आहार नाल कितना लंबा, 8 से 10। अब सीधा नहीं होता बच्चों, जिलेबी देखे हो, जिलेबी की तरह घुमा हुआ, जिसे विज्ञान के भाषा में कुंडलित कहा जाता। क्या कहा जाता है, कुंडलित, घुमावदार, पेचदार। ध्यान दोगे, आहार नाल मुख गुहा से शुरू होती है और मल द्वार तक जाती है, यहां से यहां तक, जबकि इसकी लंबाई 8 से 10 मीटर। तो भीतरी जो रचना है ना, वो रचना पूर्ण रूप से कुंडलित है। कभी आप बकरी खस्सी का मीट लाने गए होंगे, तो मीट जब लेते हैं तो बगल में उस खस्सी बकरी का ओटी भोटी रखल रहता, जिस पर आप ध्यान से देखोगे पाइपनुमा रचना पूरा उस पर रहता है। प्यारे बच्चों, वही है छोटी आंत। क्या है, छोटी आंत। मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई लगभग 22 फीट होती है। तो 22 फीट होगी तो घुमाया हुआ होता। एक क्वेश्चन याद हुआ, अपने लोग के आहार नाल की लंबाई 8 से 10 फीट। इसकी रचना कुंडलित होती है, यह मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक फैली रहती है। सब बच्चे ध्यान से सुन लिए, मनुष्य का आहार नाल कुंडलित होती है, घुमावदार होती है, जिसकी लंबाई सामान्यतः 8 से 10 मीटर होती है, जो कहां से, मुख गुहा से शुरू होकर मल द्वार तक, यानी गोटू लोटा परेट, वहां तक मल द्वार तक होती है, जिसकी लंबाई सामान्यतः 8 से 10 मीटर। मेरा समझ से समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चलें आहार नाल से संबद्ध कुछ मुख्य रचनाएं। वैसे तो रचना का भरमार है, लेकिन उनमें जो बड़ा सा ऑर्गेन है जिसकी अहम भूमिका होती है, उसके बारे में पढ़ें। ध्यान से सुन लीजिए। सबसे पहले भोजन मुख गुहा में जाती है, जहां दांत उस भोजन को सर्विस करती है, कूटती है, पीसती है। जीभ उल्टा के इधर, उल्टा के इधर। जब दिमाग समझ जाता भोजन निगलने लायक हो गया, तो होठ में होठ सटेगी, अंदर जाएगी, जो ग्रसनी और ग्रास नली से होती हुई आमाशय में पहुंचेगी। कहां पहुंचेगी, आमाशय का आकार यू जैसा होता, अंग्रेजी के यू जैसा। इसमें बाबा साहब उपस्थित रहता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इस अम्ल का काम है भोजन के साथ आए रोगाणु, कीटाणु, विषाणु को डेड कर देना और भोजन में अम्लीयता पदार्थ, अम्ल की मात्रा को मिला देना, ताकि वो फिसलने लायक हो जाए,
फिसलने को गाँव घर में ससरना कहते हैं। किसी तरह वो फिसल के कहाँ चल जाए, छोटी आंत में। आमा से कनेक्ट होती है छोटी आंत। अब छोटी आंत का काम है भोजन को पूर्ण रूप से पचा देना, क्योंकि भोजन छोटी आंत के बाद पचती नहीं है। छोटी आंत का ही काम है भोजन को पूर्ण रूप से पचाना। क्वेश्चन याद रखोगे, भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। भोजन का पाचन शुरू कहाँ से होती है, पाचन खत्म कहाँ होगी, छोटी आंत पर। छोटी आंत कनेक्ट होती है बड़ी आंत से। बड़ी आंत में जब पहुंचती है तो वहां जल का अवशोषण होता है। अब बड़ी आंत कचरा जो बना हुआ है मलाशय में डाल दिया। मलाशय मतलब वैसा घर, शरीर के अंदर वैसा घर जिसमें मल जमा होता है और उससे एक पाइप नुमा रचना जुड़ी रहती है जिससे अन्यूस कहा जाता है गुदा मार्ग, जिससे मल त्यागते हैं, मलोत्सर्जन करते हैं। इतनी जटिल क्रियाओं के बाद भोजन का पाचन होता है। शायद कहने में 1 से 1.5 मिनट लगा होगा, लेकिन इस प्रोसेस में जाते जाते प्रोसेसिंग आगे ज्यों-ज्यों बढ़ेगी टाइम लगता है। इसीलिए एक भोजन से दूसरे भोजन का गैप कम से कम 3 आवर्स होना चाहिए। अधिक हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन कम से कम 3 घंटा। चलिए, लिखी गई बातों को हम स्पष्ट बताए। अब देखिए, लिखा हुआ है आहार नाल के प्रमुख रचना, यानी आहार नाल से जो जुड़ी हुई रचना है उनका नाम है मुखगुहा, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, छोटी आंत, यकृत, बड़ी आंत, मलाशय, मलद्वार। मलद्वार मतलब गोटू बांसबारी, गोटू बांसबारी मतलब ये अंतिम चरण है। यहाँ मलोत्सर्जन की क्रिया होती है। प्यारे बच्चों, इसमें यकृत, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं, क्या कहेंगे, ध्यान से सुनेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। क्या होती है, लीवर। सामान्यतः हम मनुष्यों के लीवर का औसत वजन लगभग 1.5 kg। याद रखना है, हम मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, जिसे इंग्लिश में लीवर कहते हैं, जिसका सामान्यतः वजन 1.5 kg होगा। वैसे अब मनीष का वजन अभी नहीं होगा। वयस्क लोगों का मतलब जब आप वयस्क हो गए तो इसमें जो तुलना की जाती है ना वयस्क लोगों का, बच्चे का भी 1.5 किलो नहीं हुआ होगा, जैसे हम जैसे लोगों का लगभग 1.5 किलो। कभी कभी लीवर में सूजन के वजह से 2 kg हो जाता है, तो आपके पेट में पेन होगी, दर्द होगी, पीड़ा होगी, भोजन पाचन में गड़बड़ी होगी, तो अल्ट्रासाउंड मशीन के द्वारा जांच किया जाता है कि लीवर में सूजन है या सूजन होती है, तो कुछ एंटीबायोटिक दवा के द्वारा उसके सूजन को कम किया जाता है, तब लीवर अच्छी तरह से काम कर पाता है। तो प्यारे बच्चों, इसमें हर एक अंग के बारे में हमने बताया। अब और बताने के साथ साथ कैसे कैसे काम करता है इनकी भी मैंने चर्चा किया, तो आप सुने समझे। अब चलें अगले क्वेश्चन पर। अब ध्यान देना है, स्वाद कली या अनारकली नहीं है, स्वाद कली। कौन कली? स्वाद कली। ध्यान से मिरर में जीभ को ऐसे करके देखना, लेकिन जीभ देखने से पहले जिह्वा जरूर कर लोगे।
गंदा होगा तो स्वाद कली का पता नहीं चलेगा। स्वाद कली। आईना को जीभ में से देखोगे, जीभ को आईना में देखा, आईना को जीभ नहीं, जीभ को आईना में देखोगे तो जीभ पर महीन महीन फुंसियां जैसी रचना होती है, जिसको क्या कहते हैं? स्वाद कली लिखा हुआ है। जीभ पर महीन महीन दानाकार रचना होती है, जिसे क्या कहते हैं? ध्यान से ये भी देखना, जीभ के बीचों बीच एक लाइनिंग होती है, जीभ को दो हिस्सों में बांटती है। मुख में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन नामक एंजाइम। कौन एंजाइम? मुख में थूक बनता है, जिससे इंग्लिश में स्प्लीट कहते हैं। क्या कहेंगे? थूक नहीं बने आप बीमार हैं। थूक जब तक नहीं बनेगा, भोजन सन्मत मतलब मिल नहीं पाएगा, फिसलने योग्य नहीं बन पाएगा। तो मुख में कौन सा एंजाइम होता है? टाइलिन एंजाइम। कार्य के आधार पर दांत का वर्णन करें। प्यारे बच्चों जरा ध्यान से सुनोगे। दांत मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है परमानेंट टीथ और दूसरा होता है टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ को मिल्क टीथ भी कहा जाता है, दूध के दांत। जब हमारे आपके घर में बच्चे जन्म लिए या हम आप जन्म लिए तो जन्मोपरांत दांत नहीं होता है। जन्म के 6 महीना 7 महीना बाद दांत आता है जोड़ा में, चूहा की तरह आगे में दुग होगा। दांत 6 महीना से शुरू होती है, 6, 7, 8 वर्ष तक आते रहता है। 7-8 वर्ष के बाद वो दांत जो दूध वाला आया था देखने में बड़ी खूबसूरत होगा, लेकिन वो दांत गिरता है, टूटता है। तब जब फिर उसी जगह पर दांत आएगी, तब वह दांत टूटेगा तो पुनः होगा नहीं। मतलब दूध के दांत जब गिर गए, टूट गए, तब आता है परमानेंट दांत, फिक्स होगा। वो दांत जब आया, किसी कारणवश अगर दांत टूट गया तो पुनः दांत नहीं होगी। नॉयडेज आजकल लोग टूटा हुआ दांत है हटा के आर्टिफिशियल दांत लगा दिया जाता है। तो आर्टिफिशियल दांत होगी तो गन्ना नहीं चीर सकते हो, दतमन नहीं फाड़ सकते हो, अमरूद नहीं खा सकते हो, यानी कड़ा चीज चबाने में दिक्कत होगी। तो प्यारे बच्चों कार्य के आधार पर वो था साधारणतः 2 दांत, दूध के दांत और परमानेंट यानी अस्थाई दांत, और काम के आधार पर दांत के 4 भेद होते हैं। कर्तनक इंसाइजर, भोजन को काटने का कार्य। भेदक या छेदक केनाइन, भोजन को, ध्यान देंगे, भेदक या छेदक का होता है भोजन को फाड़ने का कार्य। क्या होगा? कर्तनक भोजन को काटना, अगला दांत होता काटने का। कभी कभी कुछ खाओगे दिमाग फीलिंग्स देगा, ओए बच्चा मत चबाओ दांत टूट जाएगा, तो बगल में है 2 4 दांत, नुकीले दांत, जिस दांत के अंदर डालो और चीर दो, इसीलिए नाम है छेदक या भेदक। छेदक या भेदक। हम मनुष्यों में 2 यहाँ 2 यहाँ, 4 दांत होते हैं छेदक, छेद करने वाला, और अगला दांत है काटने वाला। जब ये दोनों काम अपना करता है तब होता अग्रचवर्णक प्रीमोलर, भोजन को कूटने पीसने का काम। भीतर जो दांत होगी तो ऐसी रचना होती है, जैसे सिल्ला आप देखे होंगे, सिल्ला पर कुछ हल्का सा गड्ढा छेनी से किया जाता है, और लोढ़ी पर भी, ताकि उसको घसे तो मसाला डस्ट बने। उसी तरह ये दांत काटने पीसने का काम करती है, और चर्वणक भी भोजन को कूटने पीसने का कार्य करती है। प्यारे बच्चों ये दांत के प्रकार है किसके आधार पर? अकॉर्डिंग टू वर्क। कार्य के आधार पर दांत, साधारणतः दांत 2, दूध के दांत और अस्थाई दांत। काम के आधार पर दांत,
कर्तनक, भेदक, अग्रचवर्णक, चरवर्णक। आशा करते हैं यहां तक आज का क्लास खत्म होगी। यहां तक सभी बच्चे अच्छी तरह से समझ लिए होंगे। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्यारे बच्चों लाइक और कमेंट करें। जहां समझ में नहीं आया हो तो कमेंट में जरूर लिखें, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करूंगा। और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।